तेजी दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है, दुनिया को दिखा रहा है कि इसी तेजी से ऑपरेशन होगा। ताइवान को भी डरा रहा है, जापान को भी वार्निंग दे रहा है। यह है चीन का एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, यानी वो बख्तरबंद गाड़ी जिसके जरिए सैनिकों को युद्ध वाले फ्रंट पर पहुंचाया जाता है। गोलियों की बौछार और बमबारी के बीच ये बख्तरबंद गाड़ी सैनिकों की ढाल बन जाती है। लेकिन इस तरह इस बख्तरबंद गाड़ी को चलाने का मतलब क्या है, उसे गौर से समझिए, क्योंकि इस वीडियो में ही सही लेकिन चीन का जोश बहुत हाई नजर आ रहा है। ये है चीन में हुए इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की तस्वीर, जिसमें चीन और कुछ और देशों ने अपनी बख्तरबंद गाड़ी और टैंक चलाने वाली खूबी का प्रदर्शन किया है। लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स या किसी मुकाबले का क्या मतलब जिसमें अमेरिका और भारत जैसी बड़ी सेनाओं की टीम शामिल नहीं हुई, क्योंकि चीन में हुए इस मुकाबले में खुद चीन के अलावा रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की आर्मी ने हिस्सा लिया। इन्हीं देशों की मिलिट्री टीम चीन आई और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीन के इस शक्ति प्रदर्शन में मैदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन फौज के नाम पर कुछ देशों का साथ खुद चीन के लिए भी चौंकाने वाला है। उत्तर पश्चिम चीन में शिनजियांग के रेतीले मैदान में तेजी दिखाती पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां खूब वाहवाही लूट रही हैं। अपने घर में पहले राउंड की दौड़ लगाकर चीन की बख्तरबंद गाड़ी और उसका क्रू यानी उसे चलाने वाले फौजी पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर बेलारूस और तीसरे नंबर पर ईरान रहा। इसमें रूस की इस BMP-3 बख्तरबंद गाड़ी को देखिए। ये इस वक्त यूक्रेन में भी बड़े पैमाने में शामिल की गई है और अब रूस इसका प्रदर्शन चीन में कर रहा है। इन सब के बीच बड़ा सच तो ये है कि 4-5 देशों के मुकाबले में चीन अपनी ताकत साबित करने के साथ ये भी बताना चाहता है कि उसके साथ कितने देश हैं, खासकर ऐसे वक्त जब ताइवान को लेकर चीन को पूरी दुनिया की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 近似实战的赛场环境中，我们车组成员既要精准操控步战车，完成28次越障，更要在有限的时间内对目标区不确定位置的9个目标进行快速搜索、果断射击，对车组3名成员的专业技能水平、密切协同能力。 इस मुकाबले में इन बख्तरबंद गाड़ियों को कई रुकावटों को पार करना होता है। माइन फील्ड वाले जोन से सुरक्षित निकलना पड़ता है। 9 टारगेट्स पर तय वक्त के अंदर हमला करना होता है। बख्तरबंद गाड़ियों के इस मुकाबले में चीन कहां ठहरता है, उसकी बड़ी पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चीन इसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाने में क्यों बेकरार है। दरअसल चीन उन 12 देशों में शामिल है जो जहां ऐसे इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स हो रहे हैं और ऐसे मुकाबलों में 37 देशों से 270 टीम हिस्सा ले रही हैं। लेकिन चीन में आए सिर्फ रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की सेना की टीम। क्या इसका मतलब है कि चीन अलग थलग पड़ गया है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान को लेकर चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत होना पड़ रहा है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच बंट चुकी दुनिया में चीन का पलड़ा कमजोर साबित हुआ है? चीन में हुए इस मिलिट्री गेम्स में रूस और ईरान का शामिल होना चौंकाने वाली बात नहीं है। रूस और ईरान अमेरिका के विरोधी हैं
और यही बात उन्हें चीन के पाले में ले आती है। लेकिन दुनिया के बड़े कैनवास पर क्या हो रहा है? प्रशांत महासागर में क्या चल रहा है? ताइवान के समंदर में तनाव कितना है? और जापान से लेकर फिलीपींस तक किसका दबदबा है? इसे लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेटो की एंट्री बहुत कुछ कहती है। और इस पर लगातार रिपोर्ट्स छप रही हैं। इन रिपोर्ट्स ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं और उसको लगता है कि यूरोप में रूस को घेरने के बाद नेटो अब प्रशांत महासागर और उसके आसपास चीन के खिलाफ भी एक बड़ा जाल बुन रहा है। यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉर जोन इस वक्त ताइवान के आसपास का समंदर है, जहां जंग वाली हलचल बहुत ज्यादा फैली हुई है। ताइवान के आसपास चीन की नौसेना तैनात है और इसे अब युद्ध से पहले की सबसे बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के ताकत वाले प्रदर्शन को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ताइवान भी डरा हुआ है, अमेरिका भी परेशान है और जापान में भी दहशत है कि चीन को रोकना क्या अब नामुमकिन है। चीन को लेकर नेटो वाला अलर्ट बहुत पहले से जारी है। 2 महीने पहले जून में स्पेन में हुई नेटो की बैठक में भी बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के साथ दक्षिण कोरिया से चीन को लेकर काफी बातें हुई थी। इसका बहुत साफ सा मतलब है कि चीन की सेना ताइवान और जापान को लेकर जो जंग का माहौल बना रही है, उसमें नेटो अब बहुत साफ साफ दखल देने लगा है। इसी को लेकर चीन ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया था जब 5 अगस्त को चीन के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ी धमकी दी थी। इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका और उसके चेलों से डरता नहीं है। 日方对于美方侵犯中国主权的行径选择性的失明，却跳出来对维权者横加指责，公然提侵权者张目，完全是混淆是非、颠倒黑白。在台湾问题上，企图挑衅滋事，企图以此来迟滞中国的发展壮大，破坏中国的和平统一和崛起的进程呢？这可能是徒劳的。 चीन समझ चुका है कि नेटो अब उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, या फिर नेटो की फौज अब अमेरिका और जापान की आड़ में अपने पैर प्रशांत महासागर में पसार रही है, ताकि ताइवान और जापान को लेकर जो दबाव चीन की फौज बना रही है, उसे अमेरिका के नेतृत्व में काउंटर किया जा सके। जाहिर है कि शी जिनपिंग को यह महसूस होने लगा है कि ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि न ताइवान अब अकेला, न ही अमेरिका किसी कमजोर गठबंधन के बिना उस पर जवाबी हमले की कार्रवाई करेगा और नेटो इसमें अमेरिका का साथ देने के लिए अब तैयार बैठा हुआ है। स्पेन में हुए अपने 2022 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट सम्मेलन के दौरान नेटो ने चीन को एक सिस्टमैटिक चैलेंज बताया था। नेटो की मीटिंग में चर्चा हुई कि कैसे चीन अब नेटो के लिए भी खतरा बन रहा है, कैसे चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाकर पड़ोसियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और सबसे बड़ी बात कि चीन और रूस की सेना मिलकर काम कर रही है। वर्ष 2021 में नेटो के सदस्यों की तरफ से 21 वॉरशिप पूर्वी एशिया में भेजे गए थे। मकसद संयुक्त युद्धाभ्यास था, लेकिन साथ में चीन के दबदबे का मुकाबला भी करना था, जिसके तले उसके पड़ोसी देश दबे जा रहे हैं। What we do need to make sure is that democracies like Taiwan are defended. And yesterday I put out a statement with my fellow G7 foreign ministers about the very difficult situation in Taiwan and concern about the rhetoric that we're hearing from China, the escalatory rhetoric. Of course, we have a very secure control system for exports in the United Kingdom, and we do license exports to Taiwan
at the moment, exports that are provided by the private sector. ब्रिटेन की रक्षा मंत्री की बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि उनका कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल था, उसने 1 साल पहले चीन को डरा दिया था, जब 2021 में मई से दिसंबर के बीच ब्रिटेन के इस जंगी बेड़े ने यूरोप से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी ताकत दिखाई थी। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस इस जहाज ने चीन में खौफ पैदा कर दिया था और चीन को अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर करना पड़ा। शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर इस बेड़े में शामिल परमाणु पनडुब्बी से लगा था, जो हमेशा न्यूक्लियर बम से लैस रहती है। इस बेड़े में 2 बड़े डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट और 2 सपोर्ट शिप भी शामिल थे। कई वर्षों बाद ब्रिटेन ने अपनी नौसेना की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी, वो भी चीन की चौखट पर पहुंचकर। एक तरह से शी जिनपिंग को वार्निंग देने की तरह था। Working with our allies very closely on this, because there are countries like the United States, Japan, who also are extremely concerned about the future of Taiwan. And what we need to do is work collectively. इसका मतलब बहुत साफ है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, ताइवान और जापान अकेले नहीं है। ब्रिटेन जैसी नेवल पावर भी उनके साथ है, जो यहाँ सिंगापुर और जापान के साथ भी युद्धाभ्यास करती रही है। फ्रांस भी अपनी नौसेना ताइवान स्ट्रेट तक पहुंचा चुकी है। यही वो इलाका है जहां चीन और ताइवान के बीच सबसे ज्यादा तनाव है। लेकिन चीन के सामने अब भी बड़ी मुसीबत अमेरिका का 7वां बेड़ा है, और अगर नेटो के साथ चीन की टक्कर हुई तो अमेरिका का यही बेड़ा पूरे युद्ध का कमांड सेंटर बनकर काम करेगा। पंद्रह अगस्त 1947 के दिन